हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम 29 जुलाई 2023 के हिंदू एनालिसिस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टॉपिक को। सबसे पहला, अगर आज के आर्टिकल बात करें तो ज्यादा आर्टिकल नहीं है इसमें, आज 4 आर्टिकल की बात करेंगे। सबसे पहला है LGBTQI की जो पर्सन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसके ऊपर, जो कि आपके GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ GS1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरा जो है, आपके 2 हेल्थ बिल को पास किया गया है बिना किसी डिबेट के। ठीक है, लोकसभा में बिना किसी डिबेट के पास किया गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी, जो मोदी ने क्या कहा है कि इंडिया जो है वो एक हब बनने वाला है चिप मेकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई है, उसके बारे में भी इसको देख लेंगे GS3 के लिए। ठीक है, GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चौथी आर्टिकल की बात करें हम लोग, यहाँ पे चौथा आर्टिकल बताया जा रहा है, नीड लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि GS3 से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि भैया किस तरीके से आप लीगली बाइंडिंग कर सकते हो कि आप प्लास्टिक पॉल्यूशन को किस तरह से खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये 4 आर्टिकल के आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल है सजेस्ट स्टेप टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट LGBTQI पर्सन, यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्विल, इंटरसेक्सुअल और आपका एसेक्सुअल। ठीक है, इनका फुल फॉर्म है LGBTQI। ये पर्सन होते हैं, ये जो पर्सन है एक्चुअली इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारी सोसाइटी में ज्यादा होती है। अगर आप देखोगे कि इनको एक साथ रहने की अनुमति जो है, यानी कि अगर कोई चाहता है कि LGBTQ कम्युनिटी जो है एक साथ रहे, तो इनको एक अलग तरीके से हमारी सोसाइटी जो है आज भी एक्सेप्ट नहीं करती है। यानी कि हम जो बात करते हैं कि इक्वलिटी की, हर इंसान के बीच में इक्वलिटी आनी चाहिए, लेकिन इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन दिखती है कहीं ना कहीं वो इक्वलिटी के डेफिनेशन को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, वेक कर देती है। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि अगर कुछ ऐसे चीज हो कि हम लोग क्या कर सके, स्टेप्स ले सके, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन जो है जो LGBT की कम्युनिटी के साथ होता है उस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर सके, हम कम कर सके। अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं LGBT कम्युनिटी को कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं, हमें क्या क्या मेजर्स जो है इनके लिए लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर हम मेजर्स ले रहे हैं तो पॉलिसी, हमारी पॉलिसीज में ही हमें दिखना चाहिए कि हम लोग इनके लिए कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि 377 आर्टिकल को हटाए थे हुए, जो आपके डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था LGBT कम्युनिटी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी स्टेप मानी जा सकती है। इसको हमारे इंक्लूड किया जा सकता है हमारी जो पॉलिसी मेकिंग में कि किस तरीके से इनको और ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दिया जा सके। इनको इंक्लूसिव एजुकेशन, दूसरी वर्किंग कंडीशन, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है इनकी वर्किंग कंडीशन में होती है। इनको इन वर्किंग कंडीशन में सबसे ज्यादा हैरेस किए जाते हैं, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, ये इस चीज के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये अपने प्रोफेशन को जो मतलब वर्किंग करना चाहते हैं, एक्चुअली वो वर्किंग करना चाहते हैं, वो वर्किंग ना करके किसी और फील्ड में ही, जैसे प्रोस्टिट्यूशन में भी इनको क्या किया जाता है, धकेला जाता है। ठीक है, मजबूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको सोशल जो है, हमारी जो समाज है आज भी एक्सेप्ट नहीं करती है, और ये एक्सेप्ट ना करने के वजह से हमारी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, यानी कि जो आम लोग हैं वो अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो इनकी प्रॉब्लम क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होने जो है पहुंचते जाएंगे। तो हमें ये क्या करनी चाहिए, हमें इनके लिए कुछ ना कुछ मेजर्स वगैरह ठीक तरीके से लेना चाहिए। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, इनको वर्किंग कंडीशन इनकी क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, इनकी सेफ्टी का भी काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इनके ऊपर जो है, जैसे अगर कोई दो कपल्स कहीं ना कहीं अगर एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि समाज क्या करता है, अगर सपोज कीजिए आप एक किसी लोकेलिटी में रह रहे हो, वहां पे LGBT कम्युनिटी कहीं ना कहीं एक साथ रह रही है, तो क्या करेंगे, जो अड़ोसी पड़ोसी है, यानी कि हमें अपने से तो हमें देखना नहीं है, लेकिन हम दूसरों की चीजों में ज्यादा ताक-झाक करते हैं, जिसके बारे में हमें पता लगता है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इस तरह की बातें जो है चलती है, जिनके वजह से वो अपने आप को ही ऐसा फील करते हैं। ठीक है, और ये फील होना कहीं ना कहीं उनको दूसरी लाइन में कहीं ना कहीं धकेल देता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं आगे जाके इफेक्ट पड़ती है हमारे समाज में, हमारे सोशल पे। अगर हम सोशली चीजों को क्या करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना पड़ेगा। जो हमारी आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, कहीं ना कहीं इनकी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वायलेट होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे अलग अलग जो जजमेंट है उसके द्वारा बताया भी गया है हमारे जो ये चीज है।
और साथ में हमें इनके वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। इनको मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिलनी चाहिए, इनको एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वर्किंग कंडीशन हो, चाहे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। जिस फील्ड में भी हम लोग इनको अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो जितना पॉसिबल हो सके हमें इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स रहती थी उसमें दो ही ऑप्शन आते थे, या तो मेल या फीमेल। लेकिन अब क्या है, कंडीशन चेंज होती हुई नजर आ रहा है। आज के टाइम पे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग सोशल के बारे में जान रहे हैं, जिसके बारे में फीमेल मेल फीमेल, और साथ ही साथ आज के टाइम पे ट्रांसजेंडर का एक कॉन्सेप्ट जो है लेके आए हैं, ट्रांसजेंडर। और अब जो है बहुत सारे एरिया में जो है आप मेल फीमेल की बात ना करके आप जैसे पर्सन की बात करते हैं, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं कम किया जाने की बात किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ देखिए, अगर एक जगह पे, यानी कि अगर जो प्रॉब्लम है ज्यादातर अर्बन एरिया में रहेगी तो क्या होगी, लोगों के सामने आएगी। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जैसे रूरल एरिया है, रूरल एरिया में अगर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं तो वो सामने ही नहीं आ पाते, क्योंकि वहां तक हमारी जो मीडिया कर्मी है वो पहुंच नहीं पाते, जिसके बारे में वो इन चीजों को खबर नहीं कर पाते। ठीक है, जो अगर हमें आज के टाइम पे हमें पता है सोशल मीडिया इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन फिर भी आज के बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे ये पहुंच नहीं पाई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना पड़ेगा, जिससे कि इनको क्या हो सके, ये अपने लिए अवेयर हो सके, ये लोग इनके लिए भी अवेयर हो सके। ठीक है, तो इस तरह की हमें मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इनकी प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम किस तरह की फेस करते हैं, आप प्रॉब्लम में 3-4 पॉइंट्स जो है आप बता सकते हो। जैसे सबसे पहले तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वर्किंग कंडीशन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में क्या होती है, इनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक वे फॉरवर्ड तरीके से इनके लिए जो पॉलिसीज है वो इनके लिए सही तरीके से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और ग्राउंड लेवल पे चेक भी करना पड़ेगा कि ये जो हमने पॉलिसीज बनाए हैं क्या वो सही तरीके से यहाँ पे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बताया जा रहा है, दो बिल को पास किया गया बिना किसी लोकसभा में डिबेट के। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के दो ऑर्गन है। ठीक है, अगर यहां पे डिबेट नहीं होगी, कोई भी बिल आता है उस पर डिबेट नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, तो उसकी हमें क्या होगी, कमियां जो है, यानी कि उसके अंदर जो लिमिटेशन है, उसकी जो ड्रॉबैक्स है वो हमें क्या होगी, पता नहीं चलेगी। ठीक है, और ड्रॉबैक्स अगर पता नहीं चली तो हम क्या करेंगे, उसमें जो आम लोग हैं उसमें लूप होल्ड जो है वो ढूंढ लेते हैं। तो आप कोई भी अगर बिल लेके आ रहे हो तो इसका मतलब है उसको इंश्योर करो कि उसमें अच्छी प्रॉपर डिबेट हो, प्रॉपर डिस्कशन हो, जिससे कि वो बिल पास हो जाए। आप अगर हड़बड़ी में एक बिल को पास करना चाहते हो तो वो आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, अगर हम सपोज कीजिए एक बिल है, जैसे कि ये बिल ही ले लेते हैं, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बिल 2023। अगर इस पे नर्सिंग के ऊपर हम बढ़ावा देना चाहते हैं, या मिडवाइफ के ऊपर जो है किस तरह से इनकी वर्किंग कंडीशन रहती है, इनकी वर्किंग आवर्स रहते हैं, इनकी सेफ्टी मेजर्समेंट रहते हैं, इन सब चीजों पे सपोज कीजिए बात नहीं हुई। जैसे सेफ्टी पे मैं लेता हूँ, अगर वुमेन्स की सेफ्टी पे बात नहीं हुई, वर्किंग कंडीशन पे सेफ्टी की बात नहीं हुई कि मेजरमेंट क्या लेना चाहिए, क्या वुमेन अगर उस काम को कर रही है, क्या उसको उस फील्ड में सेफ्टी मेजर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेफ्टी इंश्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो चीज वुमेन्स को नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं वो आगे टाइम पे क्या होगा, वो वुमेन्स उस काम में पार्टिसिपेट करने से हिचकिचाएगी, और कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेशन जो रोल है वो कम होगा, जिससे वर्किंग जो कंडीशन है, जो हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज कीजिए एक स्कूल में एक लड़की जाती है पढ़ने के लिए और उसको हैरेस किया जाता है और वहां पे इंश्योर नहीं किया जाता उसकी सेफ्टी को, तो क्या किया जाएगा, तो क्या वो लड़की स्कूल पढ़ने दोबारा जाएगी, वो हमेशा स्कूल जाने से पहले डरना स्टार्ट करेगी कि वहां पे इस तरह से प्रॉब्लम होती है, इस तरह से उसके दिमाग में चप जाएगा, और जिससे ना तो वो अपनी जो घर की होम की चीजें उसको ठीक तय कर पाएगी, और ना ही वो बाहर की चीजें या पढ़ाई है जो भी चीजें वो उसको उस पर उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको हमेशा एक डर सा रहेगा, फियर सा रहेगा, जिसके कारण से वो क्या होगी, उसके
जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में पड़ता रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज बात की गई है कि दो बिल को क्या किया गया, पास किया गया बिना किसी डिबेट के। अगर डिबेट नहीं होगी तो एक्चुअली जो रेलिवेंस है हमारे पार्लियामेंट का वो इसी पे ही डिपेंड करता है कि जो बिल आए वो बिल का जो फ्रेमवर्क है उसको उस पर ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हो, प्रॉपर उसकी लिमिटेशन बात की जाए, ड्रॉबैक्स भी बात की जाए और क्या आगे सुझाव होना चाहिए उस पर भी बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी बिल लाए और एकदम से पास कर दिए बिना किसी सोच समझ के। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम सिचुएशन बन सकती है। अगर हम डाटा की बात करें, एजुकेशन एंड मेकिंग एक्सेसिबल हाई क्वालिटी ओरल हेल्थ, जो हेल्थ की जो एक बिल लाया गया है नेशनल डेंटल कमीशन बिल, वो क्या करता है, रिपेयर करता है डेंटिस्ट एक्ट को 1948 में, जो क्या क्या करता है, प्रोफेशनल डेंटिस्ट या क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करने का काम करेगा एजुकेशन में। अगर हम बात करें कंट्री में 2.89 लाख जो है वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड डेंटिस्ट जो है रजिस्टर्ड है। अगर आप ये बिल को ला रहे हो, बिल का लाने का मतलब क्या है कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि भैया हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ही काम करें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो वो प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में जाना नहीं चाहते। लेकिन एक्चुअली में यही कमी होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कि वहां पे एडुकेट अमाउंट में स्टाफ जो है नहीं मिल पाते। जब एडुकेट अमाउंट में स्टाफ नहीं मिलेंगे तो जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं हेल्थ की एक्सपेंडिचर क्या होगी, हमारी इंक्रीज होती जाएगी। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो क्या वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, चाहे वो कोई सी भी बिल आप लेके आते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां बात होती है चिप मेकिंग। चिप मेकिंग देखिए, आज के टाइम पे अलग अलग फील्ड में चिप जो है जरूरत है, चाहे वो मोबाइल फोन ले लो, चाहे वो टीवी ले लो, आप कोई भी गैजेट यूज करते हो तो चिप रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब उस चिप को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिप को हम लोग कहां से मंगाते हैं, अपने बाहर देशों से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी इंपोर्ट करते हैं। अब जब इंपोर्ट करेंगे तो हमारी इंपोर्ट बिल होगी क्या, इंक्रीज होगी। जैसे कि हमने अगर कोविड-19 में देखा होगा कि उस टाइम पे हमें चिप की रिक्वायरमेंट थी और हम ज्यादा पैसा क्या कर रहे थे, चिप मेकिंग में बढ़ा रहे थे। तो उससे हमें क्या मिला, एक आइडिया मिला, क्यों ना हम अपनी जो चिप मेकिंग का प्रोजेक्ट है वो हमारे इंडिया में ही स्टार्ट किया जाए, यानी कि इंडस्ट्री जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट हो चिप मेकिंग में, क्योंकि हमें बाहर से इंपोर्ट जो है ना करना पड़े। अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो इसका हमारे फिजिकल डेफिसिट पे ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, क्यों, आज के टाइम पे चिप मेकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है एक हमारी लाइफ का। क्यों, क्योंकि आज हम लाइफ में मोबाइल यूज करते हैं, हर एक इंसान लाइफ में कोई ना कोई इंसान कोई ना हर इंसान क्या करता है, मोबाइल यूज करता है, टीवी देखता है। ठीक है, गैजेट्स यूज करते हैं, आप ईयरफोन से लेके सब कुछ यूज करते हो, तो वो सब चीजें किससे बनती है, आपकी चिप से। अब चिप अगर आपको सस्ते दाम में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जितनी होगी डिमांड को फुलफिल करना भी उतनी जरूरी है, एक गवर्नमेंट का काम है। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, इसके लिए सेमीकंडक्टर जो इंडिया है वो 2023 को इनोग्रेशन करने की बात की जा रही है गुजरात में। ठीक है, जिससे कि इंडिया जो है चिप मेकिंग में अपने क्या करेगा, रिफॉर्म करेगा और साथ ही साथ यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा, जिससे बाहर की इंडस्ट्री जो है वो भी इंडिया में आए और इंडिया को सपोर्ट करे चिप मेकिंग में और टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट में। क्योंकि यहाँ की इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ इंपॉर्टेंट है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडिया की मार्केट जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है। अगर हम इंडिया की मार्केट की बात करें, ह्यूज मार्केट है और डिसाइड फ्रेंडली है और अट्रैक्टिव कॉर्पोरेट सिस्टम है, जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो कॉर्पोरेट कंपनीज को इंडिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जिससे कि हम जो इंपोर्ट करते हैं उसको क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। अगर वहीं यूएस की बात की जाए, यूएस में अभी सेमीकंडक्टर इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें यूएस चिप मेकिंग एडवांस माइक्रो डिवाइस जो है अनाउंस किया था प्लान को कि इंडिया में इन्वेस्ट करेगा $400 मिलियन की, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर तक जो है चलता रहेगा, जो कि लार्जेस्ट डिजाइनिंग सेंटर बनेगा कहाँ पे, आपके बेंगलुरु में, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे चिप मेकिंग में। ठीक है, अगर और मेजर कंपनीज दिखे तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मटेरियल, फॉक्सकॉन, सेमी या कैडेंस। ठीक है, ये सारी जो कंपनियां हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है जो हमारी चिप मेकिंग में। ठीक है, अगर हम बात करें तो भी चलिए
आगे बात करते हैं, नीड लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए, इंडिया हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये मानने की बात है, इंडिया हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया को अब ये लगता है कि जो G20 कंट्री की जो मीटिंग चल रही है नेशंस है, उनको क्या करना चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए और इसके ऊपर इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए, जिससे कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर सके। देखिए, प्लास्टिक एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके क्लाइमेट चेंज में। अगर आप प्लास्टिक को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हो, तो ये नहीं कि हर एक कंट्री रिड्यूस करे, अगर ये कोई चीज आप अकेले कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सारे साथ मिलके कर रहे हैं तो ये क्या होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि अकेले करने से हर चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सपोज कीजिए मैं अकेला ही एक जो है कोई चीज का पैकेट खाया और उसको लेकर डस्टबिन में डाला, इससे पूरी दुनिया की बदलाव तो नहीं हो सकते। या फिर मेरे अकेले जो है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए मैं अकेला तो जिम्मेदार नहीं होगा कि मैं अकेला अगर गाड़ी बंद कर दूं, गाड़ी चलाऊं नहीं, तो क्या मैं एयर पोल्यूशन को कम कर सकता हूं? नहीं। एक्चुअली में हमें सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा और एक तरह से काम करना पड़ेगा और एक लीगली बाइंडिंग करना पड़ेगा कि प्लास्टिक पोल्यूशन पे कि किस तरीके से हम लोग पूरी तरह से बैन कर सके प्लास्टिक्स को। क्योंकि प्लास्टिक्स आज के टाइम पे देखिए, चाहे वो इंटरस्टेट हो चाहे वो इंट्रास्टेट हो, दोनों के लिए ही क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनाती है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप मीथेन गैस हो या कोई भी किस तरह की प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसके कारण से और ज्यादा मिट्टी भी जो सॉइल वगैरह भी खराब होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ताकि उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके या हम लोग खत्म कर सके, ठीक है। देखिए, किसी चीज को खत्म करना तो इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके यूजेस को क्या कर सके, कम कर सके। अगर हम प्लास्टिक के चीजों को यूज कम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्टरनेटिव चाहिए। वो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, जैसे आप जूट बैग्स का यूज कर सकते हो या फिर पेपर बैग्स का यूज कर सकते हो। लेकिन एक समस्या और आती है कि ये जूट बैग पेपर बैग का कॉस्ट जो है ज्यादा होता है। तो आप अगर इसमें सपोज कीजिए एक कंपनी जो जूट या पेपर बैग बनाती है, तो उसके उस टाइम पे प्राइस क्या रहेगा, हाई रहेगा। लेकिन अगर ऐसी 3-4 कंपनियां आ जाएगी कंपटीशन में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ रॉ मटेरियल का भी इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि अगर आप पेपर ले रहे हो या फिर आप जूट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं नेचुरल से ले रहे हो, तो नेचुरल चीजों को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो, रिसोर्सेज को खराब कर रहे हो, तो उसके लिए अल्टरनेटिव भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टिक के लिए अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ प्लास्टिक को खत्म करने के लिए आपको जो केमिकल वगैरह यूज करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा और कहाँ कहाँ यूज कर किस किस फील्ड में। जैसे कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को, एसईपी को बैन किया है, ठीक है। एसईपी को बैन करने का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए, एसईपी को बैन तो करते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे एरिया में क्या होगा, पूरी तरह से एसईपी बैन नहीं हुआ है। हम अगर इंडिया में कहते हैं कि एसईपी बैन है, लेकिन एक्चुअली में क्या एसईपी पूरी तरह से बैन है? आज भी आप देखते हुए स्ट्रॉ वगैरह मिल रहे हैं, गुब्बारे वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसीज को फेल होते हुए नजर आ रहा है। नो डाउट कि इंडिया जो है हर फील्ड में अच्छा कर रहा है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल को कम करने की बात हो या फिर इंडिया अभी जैसे कि आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने में 5वां सबसे बड़ा कंट्री बन चुका है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को करने के लिए। और साथ ही साथ इंडिया इस चीज पे भी काम कर रहा है कि वो नेट जीरो एमिशन यानी कि 2070 तक या फिर उससे पहले ही क्या करें, नेट जीरो एमिशन तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये जो नेट जीरो एमिशन है, क्या उसको पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे लीगली स्टेप नहीं लेने होंगे? क्या हमें और बहुत सारी चीजों को, जैसे कि आपके प्लास्टिक हो गए या फिर आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है या फिर जो आपके व्हीकल्स वगैरह है, जो डीजल वगैरह है, उसको कम करना हो या फिर आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग करना हो, ये सबको इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं एक तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग की जो कमिटमेंट है यूएन क्लाइमेट कन्वेंशन में, पेरिस एग्रीमेंट को जिस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो छोटे छोटे कदम जो स्टेप्स ले रहे हैं अपनी कंट्रीज के लिए, कि ताकि जिससे कि ग्लोबल क्लाइमेट की जो चीजें हैं वो क्या हो सके, कम हो सके। और जो हमारी नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन है जो कि हम लोग ले रखे हैं कि हम लोग इतने अमाउंट की जो है फॉसिल फ्यूल खत्म करेंगे, या 40% जो हम लोग बात करते हैं कि 40% जो है या 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे, हम बिल्कुल ही कोल को कटिंग करेंगे और 50% कटिंग करेंगे और उसको
क्या करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ कंजर्वेशन की इनिशिएटिव की बात की गई है। जैसे जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर के चलाया था, जहाँ पे हमारी टाइगर की संख्या बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, एंडेंजर से भी बहुत नीचे चली गई थी। उसमें कहीं ना कहीं हमने अभी देखा है कि जो हमारी अभी सर्वे हुए, लेटेस्ट सर्वे में हमें 3200 तक हम लोगों ने क्या किया है, टाइगर हमने देखे हैं। 3200 तक आंकड़ा पहुंच गया, यानी कि 70% का जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इंडिया में पाई जाती है। और हमने उसी तरह से प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया, प्रोजेक्ट लॉयन चलाया। तो ये सारे प्रोजेक्ट चलाने का क्या मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सेव करना चाहते हैं, उन चीज़ों को सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा कि बाकी चीज़ें हैम्पर ना हो। तो हमें एक अकेले ही नहीं, हमें सभी कंट्रीज को एक साथ लेके कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम प्लास्टिक को खत्म कर सके। यहाँ पे एक और चीज की बात की है गवर्नमेंट ने कि मिशन अमृत सरोवर, जिसमें 63,000 जो है वाटर बॉडीज को क्या किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा, जिससे कि एक साल के अंदर अंदर, जिससे कि उस वाटर बॉडी की क्वालिटी जो है मेंटेन हो सके। हमने इस तरह से गैंगटिक डॉल्फिन जो है उसको भी मिशन चलाया, जिसमें जो कि नमामि गंगे मिशन के अंडर आता है, जिसमें प्लास्टिक को क्या किया जाता है, पूरी तरह से खत्म किया जाता है। यानी कि जो डॉल्फिन है कहीं ना कहीं वाटर को साफ करने में हेल्पफुल करती है। तो गैंगटिक डॉल्फिन का भी जो हमने मिशन है वो नमामि गंगे के अंदर चलाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।